हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ नानालाल पारगी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट स्कूल ऑफ पुष्पसी स्कूल। हम लोग आज आवृत्ति बीजी पादपों के जनन का यूँ माने कि आखिरी टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं। टॉपिक काफ़ी लंबा है और उस लंबे टॉपिक के बीच में आखिरी समय का जो टॉपिक है उसे हम ला रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास, फीमेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी है, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु के बनने की जो प्रक्रिया है वह, जिसे हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग देखना चाह रहे हैं। जैसा कि उससे पहले हम लोगों ने नर बीजाणु, जिसे हम लोग लघु बीजाणु कहते हैं, उसको बनाने की प्रक्रिया पड़ी थी। लघु बीजाणु बनने, जिस संरचना के अंदर उसका विकास होता है उसकी संरचना पड़ी थी। लघु बीजाणु जनन को पढ़ा था, जिसमें हमने सिंपल से एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्रण से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, जो बाद में जाकर के पोलन ग्रेन्स या परागकण या लघु बीजाणु के रूप में बनते हैं, जिसे हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं, जो एक लघु बीजाणु धानी के अंदर संपन्न होती है प्रोसेस। वैसा ही हम लोग लास्ट टॉपिक तक हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण संरचना फ्लावर की, पुष्प की जो फीमेल पार्ट है उसे हम लोग गाइनोसियम या जायांग कहते हैं, जिसको लास्ट वाले टॉपिक में हमने अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, पूरा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था। और उस गाइनोसियम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ओवरी होता है। यहाँ अगर फ्लावर का फीमेल पार्ट की बात करूँ तो जायांग है, जिसे हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। और गाइनोसियम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पूरा जो जायांग है फीमेल पार्ट है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, 3 पार्ट्स होते हैं मेन, स्टिग्मा, स्टाइल और सबसे नीचे वाला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो संपन्न होना है, उसे हम ओवरी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर जायांग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर लिखूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अंडाशय, जिसे हम लोग ओवरी कहते हैं। अंडाशय के अंदर की ऐसी कौन सी संरचना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका स्ट्रक्चर हमने लास्ट वाले टॉपिक में हमने अच्छे से पढ़ा है, वो है बीजांड, जिसे हम लोग ओवल्स या गुरु बीजाणु धानी मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। इट्स वेरी क्लियर। इसे हम लोग अंग्रेजी में ओवल्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उसमें। पर ये यहाँ पर फ्लावर का फीमेल पार्ट जायांग गाइनोसियम, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरी। ओवरी के अंदर जो गोल मुख्य संरचना होती है, जिसे हम लोग ओवल्स या बीजांड कहते हैं, उसका दूसरा नाम है गुरु बीजाणु धानी। समझना बात को, गुरु बीजाणु धानी, जिसे हम लोग मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम, जिस प्रकार से लघु बीजाणु धानी को हम लोग कहते थे माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनते थे, वैसा ही हम लोग यहाँ ओवल्स या मेगास्पोरेंजियम है, उसके अंदर मेगास्पोर बनेंगे, जिसे हम लोग गुरु बीजाणु कहते हैं। बीजांड की संरचना हम लोगों ने पढ़ी थी। उस बीजांड का जो महत्वपूर्ण जो संरचना था हम लोगों ने देखा था, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह का, और
यहाँ पर इस प्रकार की संरचना मैंने डेवलप की थी, आप लोगों ने देखा भी होगा इसे। और इस प्रकार का एक ओवल्स बनाया था, जिसका सिंपल अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका फनिकुल्स है, जिसे हम लोग बीजांड कहते हैं। उसका सबसे जो इसके पार्ट्स है वो हमें मालूम होने चाहिए। यहाँ पर उस माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसको हम निभाग या चलेजा कहते हैं। इसके अंदर की सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी? ये तो पूरा उत्तकीय संरचना है, लेकिन इसके अंदर एक कोश आता है, एक बड़ी सेल आती है या बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश कहते हैं। ये पूरे बीजांड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से क्या हो जाता है? एम्ब्रियो सैक। इसलिए हम लोग इसको आगे फ्लो डायग्राम में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए बात, क्योंकि एक नया टॉपिक्स आता है तो पहले वाला वो हट जाता है। पर बीजांड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर क्या है? भ्रूण कोश। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भ्रूण कोश। हिंदी में भी इसका नाम बिल्कुल स्पष्ट है। भ्रूण कोश का मतलब है, कोश मीन्स होता है सेल, कोशिका। भ्रूण का मतलब है भ्रूण, यानी एक नन्हा प्लांट कह सकते हैं, नन्हा जीव कह सकते हैं, उसका विकास होना है इसी के अंदर। तो ये आपका भ्रूण कोश है। और लास्ट टाइम बीजांड के जो स्ट्रक्चर था उसमें मैंने ये इसके स्ट्रक्चर के दौरान मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भ्रूण कोश है, उसके अंदर 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का डेवलपमेंट कैसे होता है ये मैंने नहीं बताया था। और वही चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, जिस प्रोसेस के द्वारा ये सब चीज़ें बनती है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। तो भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण कोश का बनना, वही मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहलाता है। और वो कैसे होता है? मैं फिर से उस लघु बीजाणुधानी की ओर ले जाना चाहता हूँ। लघु बीजाणुधानी किसके अंदर होती है? पराग कोश के अंदर। पराग कोश में किसमें होता है? पुंकेसर या स्टेमन्स के अंदर होता है। पराग कोश को मैंने उसमें जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया जब बताई थी तो उस दौरान मैंने यही बताया था कि सबसे पहले पराग कोश होता है, उसकी जो कोशिका होती है सब होमोजीनियस होती है, यानी सारी कोशिकाएं एक समान संरचना वाली थी, उसमें बिल्कुल ही भिन्नता नहीं होती है। तो यहाँ पे मेन संरचना कौन सी हुई? तो मेन संरचना यहाँ पर ये जो बीजांड है वो उसकी मुख्य संरचना हुई, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर पढ़ा। ये आपकी ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। और इस ओवरी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? बीजांड या ओवल्स। तो ये जो ओवल्स है वह शुरुआत में कैसा होता है? यानी हम लोग इस मादा युग्मकोद्भिद का विकास या भ्रूण कोश बनने जा रहा है, उसमें सबसे पहले शुरुआती तौर पे हम लोग इस चीज़ को लेते हैं, बीजांड से इसका विकास होता है। बीजांड या ओवल। ओवल की जो शुरुआत की जो सारी कोशिका है वह सारी होमोजीनियस होती है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समांगी। सिमिलर स्ट्रक्चर, नो डिफरेंस, ऑल सेल आर सिमिलर। वो समांगी सेल, होमोजीनियस सेल कहलाती है, जिसे जैसा कि लघु बीजाणुधानी के अंदर था, पराग कोश के अंदर था। तो बीजांड की जो होमोजीनियस सेल है ये जो होमोजीनियस सेल है उसके अंदर एक परिणत विभाजन होता है, एक प्रकार का सेल डिवीजन होता है। और उस सेल डिवीजन के द्वारा ये जो होमोजीनियस सेल है वो सारी सिमिलर होती है, स्ट्रक्चर में बिल्कुल भिन्नता नहीं होती है। अब क्या होता है, उसमें से कुछ सेल बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक ये जो बीजांड है उसका जो बाहर वाला आवरण है, बाहर वाली अधिक त्वचा है, उसके अंदर की जो भाग होता है उसकी जो कोशिका होती है बिल्कुल होमोजीनियस होती है, लेकिन उसके अंदर की
एक कोशिका बड़ी हो जाती है, केंद्रक उसका बड़ा हो जाता है, हाई डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है, कोशिका द्रव्य घना हो जाता है, और ये जो कोशिका बनती है उस कोशिका को हम लोग प्रपशु कोशिका कहते हैं। प्रपशु आरंभक, आर्की स्पोरियल इनिशियल में इस आर्कीस्पोरियल सेल प्रपशु कोशिका बनती है। और इस प्रपशु कोशिका के अंदर सेल डिवीजन होता है, यानी उसमें विभाजन होता है, जिसे परिणत विभाजन होता है। उससे दो सेल बनती है। फर्स्ट सेल जो बनती है उससे कहते हैं प्रारंभिक वित्तीय कोशिका। प्रारंभिक वित्तीय कोशिका जो बाद में जाकर के ये जो बीजांड है उसकी भित्ति का निर्माण करती है। प्रारंभिक वित्तीय कोशिका बाद में जाकर के बीजांड की भित्ति का निर्माण करती है। सिमिलर माइक्रोस्पोरेंजियम में लघु बीजाणुधानी के अंदर जो बाहर का कवर बनाती है भित्ति की, वैसी की वैसी भित्ति यहाँ पर बना देती है। इसके बाद दूसरी जो कोशिका होती है वह बनती है प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका। नाम से पता चल रहा है प्राइमरी parietal cell that will be developing in the wall of the ovules। ओवल्स की भित्ति का निर्माण करता है। दूसरी महत्वपूर्ण सेल है वो है प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल। और यही कोशिका बाद में जाकर के गुरु बीजाणु बनाती है। गुरु बीजाणु बनाती है, मेगास्पोर बनाती है। कैसे बनाती है ये चीज़ हमको देखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे इस टॉपिक को आगे डेवलप करने जा रहा हूं। यहाँ पर ये जो बीजांड है वहीं से इसका डेवलपमेंट किया है। यहाँ पहुँचे गुरु बीजाणु, प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसकी जो महत्वपूर्ण कोशिका है वह है प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। उससे गुरु बीजाणु बन रहा है, मेगास्पोर बनने जा रहा है। वो कैसे बनेगा वो बताना चाहता हूँ। ये जो प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका है, ये कोशिका और वापस बड़ी हो करके एक कोशिका के रूप में बदल जाती है। उसे कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। समझना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, नाम से मालूम चल रहा है। मेगास्पोर मदर सेल। You know what is the meaning of this word? Very clear here. गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मीन्स ये कोशिका है, कैसी है? मात्र है, मदर सेल है, माँ है। क्या बनने जा रहा है उसे? गुरु बीजाणु। अंग्रेजी में भी पता चल रहा है मेगास्पोर मदर सेल। इट इज ए टाइप ऑफ सेल विच प्रोड्यूस मेगास्पोर। कैसे? आप लोग जानते हैं जो मदर सेल होती है हमेशा 2n स्टेज में होती है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या डबल होती है, द्विगुणित अवस्था में होती है। उसके अंदर अर्धसूत्रण होता है। एक कोशिका विभाजन का टाइप्स है जिसे मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस के द्वारा पहले से आप लोग जानते हैं सेल डिवीजन में कि किसी भी सेल, एक द्विगुणित कोशिका के सेल का मियोसिस होता है, अर्धसूत्रण होता है। उस दौरान एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है। इसका मतलब यहाँ से कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4 गुरु बीजाणु।
4 मेगास्पोर बन चुके हैं यहाँ पर। इस ओव्यूल के अंदर कितने मेगास्पोर बन चुके हैं? 4 मेगास्पोर बन चुके हैं। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि एक मेगास्पोर मदर सेल है, उसके मियोसिस के द्वारा हमेशा 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बनती है, 4 मेगास्पोर बने हैं। अब क्या होता है, जैसे लघु बीजाणु दानी में 4 लघु बीजाणु बने थे, वो लास्ट में आपस में अटैच रहते हैं और टेट्राड बनाते हैं, यानी चतुष्क बनाते हैं, चारों एक साथ जुड़े रहते हैं। और बाद में जाके जब उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का केमिकल रिलीज होता है और उसके द्वारा वो पृथक हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और उसके बाद उससे लघु बीजाणु कहलाते हैं, और जिसे हम लोग बाद में जाके पराग कण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्या चारों मेगास्पोर है वह चारों मेगास्पोर में डेवलप हो जाते हैं या फिर कुछ और होता है? तो यहाँ पर फिर से मैं, आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे ले सकते हैं, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस 4 मेगास्पोर का आगे क्या होता है? ये जो 4 मेगास्पोर है, सिंपल अगर बाय द वे मैं यहाँ स्ट्रक्चर इस टाइप का बना लूँ, और इस तरह का ये टिश्यूज पोर्शन है, ये आपका ओवल्स है बाय द वे। और मैंने बताया था कि भैया एक कोशिका बड़ी हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका ये है। इसमें डिवीजन हो गया और उससे क्या बन गई, 2 सेल बन गई। 2 सेल बन गई। इसमें जो ये बाहर वाली है जो सेल है, जिसे हम लोगों ने कहा था प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्ति कोशिका। अब ये सेल है वो लगातार विभाजन होकर के ये पूरी भित्ति बनाने का काम करेगी। बची कितनी, आपके पास एक सेल बची, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका। प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका और साइज में बड़ी होकर के जिस रूप में बदल जाती है वह है मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। कौन सा? मियोसिस होता है, अर्धसूत्रण होता है। और अर्धसूत्रण के द्वारा क्या बनेगी, कितनी कोशिका बनेगी? 4 बनेगी। कैसी बनेगी? हैप्लॉइड। ये आप उसको आप ओवल मान लीजिएगा। मैं ज़्यादा स्ट्रक्चर पे, आप लोगों को बुक्स में स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, मगर मैं आपका ये कंसेप्ट है उसे हम क्लियर करना चाहता हूँ कि एक जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस के द्वारा 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। किस टाइप के ये? हैप्लॉइड। बिकॉज यू नो कैसे बने ये? मियोसिस के द्वारा। और मियोसिस से बनने वाली किसी भी एक सेल से, मियोसिस से हमेशा 4 सेल बनती है, 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। और ये 4 हैप्लॉइड सेल यहाँ पर बनी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेगास्पोर। मेगास्पोर में से ये वाला ओवल्स का जो ये वाला पार्ट है उसे हम लोग चेलेजा कहते हैं। वो चेलेजा की तरफ वाली जो ये कोशिका है, जो 3 कोशिका है, वह तो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और उसकी एक कोशिका है वह रह जाती है। 3 कोशिका नष्ट हो गई। 4 मेगास्पोर थे, उसमें से 3 नष्ट हो गए, तो बचे कितना? 1 मेगास्पोर बना। एक ही मेगास्पोर यहां पर रह गया भैया, 1 मेगास्पोर रह गया है। ये क्या है? एक लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु बचा है अब इसमें। किसमें? गुरु बीजाणु दानी के अंदर एक गुरु बीजाणु बना है, और उसी गुरु बीजाणु से फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना है। ये जो एक गुरु बीजाणु बच गया है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, कैसा है ये? कैसा स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये। और जो ये एक गुरु बीजाणु है, उसी से क्या डेवलप होना है? इसी गुरु बीजाणु से आपका भ्रूण कोश डेवलप होगा। भ्रूण कोश, जिसे हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण संरचना ओवल्स के अंदर, एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर भ्रूण बनना है, वो संरचना की बात बता रहा हूं मैं। ये है, किससे डेवलप हुआ है? एक गुरु बीजाणु से। इसका मतलब एक जो गुरु बीजाणु है वह क्या है? इस भ्रूण कोश का मदर सेल है। इसलिए इस गुरु बीजाणु को हम लोग क्या कहते हैं?
भ्रूण कोश मात्र कोशिका भी कहते हैं। इस एक बचे हुए गुरु बीजाणु को हम लोग भ्रूण कोश मात्र कोशिका कहते हैं। एम्ब्रियो सैक, मदर सेल। एम्ब्रियो सैक बनने जा रहा है इस एक गुरु बीजाणु से, इसलिए एक सिंगल मेगास्पोर को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक मदर सेल। ओके, देन चलिए आगे बढ़ते हैं। हम वहां से आगे हम बनाने जा रहे हैं अब एम्ब्रियो सैक। हमें पढ़ना है एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसा हुआ। यहाँ पे मैंने बताया ये पूरी बीजाणु की संरचना है, उसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक बनने जा रहा है। एम्ब्रियो सैक बना नहीं है अभी, फिलहाल क्या है? हैप्लॉइड स्टेज में एक सेल है जिसे हम लोग मेगास्पोर कहते हैं। इस मेगास्पोर में क्या खेल होने वाला है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, जिसके अंदर एक गुरु बीजाणु बचा है, एक गुरु बीजाणु बचा है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ये पूरा क्या है? ओवल्स है। ये जो गुरु बीजाणु है इसके अंदर का जो केंद्रक है, जो कि हैप्लॉइड स्टेज में है, एन स्टेज में है, इसके अंदर 3 विभाजन होते हैं। 3 विभाजन, केंद्रकीय विभाजन होते हैं, न्यूक्लियस डिवीजन होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। केंद्र का डिवीजन होता है और कितने विभाजन होते हैं? 3 विभाजन होते हैं। और एक न्यूक्लियस के अंदर 3 विभाजन होंगे। कौन से? समसूत्रण। तो कितनी कोशिका बन जाएगी? 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। इसका मतलब हाँ, एक केंद्र का डिवीजन हो रहा है। तो एक केंद्र के विभाजन से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे। इसका मतलब अब ये जो गुरु बीजाणु है वह कितने 8 केंद्र की एक संरचना बनाता है, लेकिन एक साथ नहीं होता ये काम। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर से वापस इसको उठा रहा हूँ। फर्स्ट समसूत्रण होता है, कितने बनेंगे? 2 न्यूक्लियस बनेंगे। और इस दौरान में ये जो बीजांड है, ये जो लघु बीजाणु है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स डेवलप होती है, छोटी छोटी रिक्तिका डेवलप होती है। और सारी रिक्तिका आपस में फ्यूज होने के बाद में इसके अंदर एक बड़ी रिक्तिका डेवलप हो जाती है। कब? जब इसका डिवीजन होना है, 2 न्यूक्लियस बनने हैं। और ऐसा होने से ये दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं? बीच में से हट के दोनों भागों में चले जाते हैं। एक न्यूक्लियस यहाँ चला गया, एक न्यूक्लियस इस ओर चला गया, दोनों ध्रुवों पर। बोथ न्यूक्लियस हैज रीच्ड एट द 2 पोलर साइड। दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। 2 केंद्र इस साइड में चले गए। इसके बाद में बीच में क्या होती है? बड़ी रिक्तिका डेवलप हो जाती है और उस वजह से दोनों पेरिफेरल, दोनों पोलर में चले जाते हैं। इसके बाद सेकंड समसूत्रण होता है, दूसरा समसूत्री विभाजन होता है। अब क्या होता है? फिर से यहाँ पर इसका विभाजन हो गया था, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। इसका विभाजन हुआ, यहाँ भी 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। इसके बाद मैंने पहले बताया था कि कितने डिवीजन होते हैं? 3 डिवीजन होते हैं। तीसरा माइटोसिस होता है। इन न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियस है। कितने बन जाएंगे? इससे 2, इससे 2, इसका मतलब इस साइड में 4, इस साइड में भी 4 बन जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि भैया आपके पास इस साइड में भी 4 न्यूक्लियस बन चुके हैं और इस साइड में भी 4 न्यूक्लियस बन चुके हैं। दोनों ध्रुव पर 4 नॉर्थ पोलर पे बन चुके हैं, 4 साउथ पोलर पे बन चुके हैं। अब क्या होता है? यहाँ पर एक खेल होता है। इसमें से एक जो न्यूक्लियस है दोनों पोलर साइड का, ए 1 न्यूक्लियस फ्रॉम दिस साइड एंड 1 न्यूक्लियस फ्रॉम दिस साइड, दोनों यहाँ बीच में आकर के अटैच हो जाते हैं। तो फिर ये स्ट्रक्चर जो बन जाता है, यहाँ पर कितने न्यूक्लियस बचे? 3 बचे हैं। और यहाँ पर 2 जो दोनों साइड से केंद्र का है, दोनों ध्रुव है, इसलिए अब इन केंद्रकों को हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियस या ध्रुवीय केंद्रक। और ये ध्रुवीय केंद्रक बीच में जाकर के आपस में अटैच हो जाते हैं और अटैच हो जाते हैं, इसलिए इन केंद्रकों को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक।
हिंदी में समझिएगा, अंग्रेजी में समझिएगा, जैसा भी समझ में आए। द्वितीयक केंद्रक बनता है, देखिए यहां पर ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, सभी अगुणित है। अब क्या होता है, एक खेल और होता है, बहुत जोरदार खेल होता है, लास्ट में एक बढ़िया खेल होता है लास्ट में, और उसके बाद हमारा जो मादा युग्मों को द्वित्व है वह बन जाएगा। और वो कैसे बनेगा, अभी तक तो ये केवल केंद्रक ही थे, अब इसके अंदर इन केंद्रकों के ऊपर इस साइड के जो 3 केंद्रक है उसके बीच में सेल वॉल डेवलप होती है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, डेवलपिंग ऑफ सेल वॉल। जस्ट सिमिलर यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी सेल वॉल डेवलप हो जाती है। इट मीन्स इस साइड के 3 जो न्यूक्लियस है वह भी किस में डेवलप हो चुके हैं, सेल में। ठीक है, अब ये कोशिका बन चुकी है, अब एक केंद्रक नहीं रहे, ये भी कोशिका बन चुकी है। इसमें इट मीन्स इसके दोनों ध्रुवों पर 3 कोशिका इस साइड में, 3 कोशिका इस साइड में बन चुके हैं। दोनों जो बीच वाले केंद्र के इनके बीच में कोई सेल वॉल डेवलप नहीं हुई है। इसका मतलब उसकी कोशिका ये पूरी हो गई, इसका मतलब इस साइड में 3 कोशिका हो गई, इस साइड में 3 कोशिका हो गई। इसके बाद यहाँ पर एक बीच वाला जो पूरा पोर्शन जो बच गया वो एक नई कोशिका बन जाती है। भाई इन्होंने अपनी कोशिका भित्ति दीवार बना ली, इन्होंने दीवार बना ली, दीवारें इनकी अटैच हो गई, यहाँ अटैच हो गई, बीच वाला पोर्शन बच गया, और जो बच गया है वही पोर्शन क्या हो जाता है, उसका एक अलग कोशिका बन गई जिसके अंदर 2 केंद्र होंगे। इस कोशिका को बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। अब देख लीजिए, ये एक पूरा विकसित मादा युग्मोद्भिद बन चुका है। अब आप लोग इसके ऊपर गौर कीजिए, बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कई दफ़े, और बड़े बड़े MA BEd MSc BEd करने के बाद PhD वालों को भी ये पता नहीं रहता है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर ये एक आपका क्या बन चुका है, एक वयस्क या एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक बन चुका है, मादा युग्मोद्भिद बन चुका है। और उस मादा युग्मोद्भिद से अब प्रश्न क्या बनते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। और उसके साथ ही मैं अब इस लास्ट वाले जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि आपका जो बहुत सारे जो बनने वाले क्वेश्चन है उसके ऊपर आपका ध्यान जा सके। अब लास्ट में हमारे पास एक क्या मिल गया है, हमारे पास परिपक्व भ्रूण कोश और मैच्योर एम्ब्रियो सैक विच है, जिसके अंदर क्या है उस चीज़ की स्टडी करनी है हम लोगों को। अब यहाँ पर देखना है इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी है, कितनी कोशिकीय है ये परिपक्व भ्रूण कोश। यू विल कैलकुलेट इन दिस स्ट्रक्चर इजी। 3 सेल यहाँ साइड में है, 3 सेल इस साइड में है, और बीच में एक बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है इसकी केंद्रीय कोशिका। 1 2 3 4 5 6 8 7। इसका मतलब एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक के अंदर सेल्स कितनी होती है, 7 सेल्ड। और ये 7 सेल कौन कौन सी होती है भाई, ये क्वेश्चन आ जाएगा, 7 सेल कौन कौन सी है। तो यहाँ पर परिपक्व भ्रूण कोश के, अब इसको भाई दी यूं देखे तो ये आपका बीजांड है, और ये वाला भाग होता है आपका चेलेजा या निभाग कहलाता है। निभाग की ओर स्थित 3 जो कोशिकाओं का जो समूह है उसे हम लोग प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। प्रतिमुखी, मुखी क्यों कहते हैं, प्रतिमुखी का मतलब उल्टा, मुख के विपरीत। ये आपका एक बीजांड था, गुरु बीजांड जानी थी, यहाँ पर इसका मुख था, पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं ओवल्स का स्ट्रक्चर। बीजांड द्वार कहलाता था, माइक्रोबाइल जिसे कहते थे। इस मुख के विपरीत साइड में इस भ्रूण कोश में विकसित होने वाली कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। कितनी होती है, इस 7 में से 3 सेल क्या कहलाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ये किस स्टेज में होती है, हैप्लॉइड होती है, अगुणित कोशिकाओं का समूह है ये। 7 कोशिका में एक तो ये हो गई, 3 कोशिकाएं यहाँ पर मुख, जो उसका मुख्य द्वार है जिसे हम लोग माइक्रोबाइल कहते हैं या बीजांड द्वार कहते हैं, उसकी तरफ है। इसमें ये बीच वाली कोशिका नाशपाती आकार की थोड़ी बड़ी साइज में जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं, एक तो इसमें होती है अंड कोशिका जिसे हम लोग कहते हैं 1 एग सेल, प्लस इस एक सेल के दोनों तरफ स्थित कोशिकाएं जो साइड में है उन कोशिकाओं को कहते हैं सब साइडरी सेल या सैक कोशिका। तो यहाँ पर कितनी हुई, 2 सब साइडरी सेल।
सॉरी सिनर्जिड कहते हैं, सिनर्जिड कहते हैं। सहायक कोशिका, कितनी सहायक कोशिका हुई? 2 और एक सेल। इस साइड में 1 एग सेल, बीच वाला दोनों साइड की जो सेल है उसको सिनर्जिड या सहायक कोशिका कहते हैं। तीनों ही हैप्लॉइड स्टेज में, अगुणित स्टेज में है। इसका मतलब ये भी हैप्लॉइड है, अगुणित, तीनों 6 अगुणित कोशिका हो गई। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे बड़ी कोशिका एम्ब्रियो सेक की कौन सी है? तो केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल सबसे बड़ी कोशिका है। देखना वाला यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर जो केंद्रक है वो कैसा है। क्योंकि ये 2 ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर जो केंद्रक बन गया वो N+N। तो तीसरी जो कोशिका है वह है केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल। ये सेल कैसी है? क्योंकि 2 ध्रुवीय केंद्रक मिले हैं, N और N हैप्लॉइड से न्यूक्लियस, तो क्या बन जाता है? 2N न्यूक्लियस बन जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एम्ब्रियो सेक की डिप्लॉइड सेल कौन सी है, क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में और कई जगह पूछा जाता है। वो है केंद्रीय कोशिका, एकमात्र द्विगुणित कोशिका, एकमात्र सबसे बड़ी कोशिका। सो कितनी कोशिका हो गई? एक मैचर जो एम्ब्रियो सेक है वो 7 सेल्ड है। इट इज़ वेरी क्लियर। कौन कौन सी, ये भी क्लियर होगा। कैसी है वो समझ में आ गया आपको। इसका मतलब इसमें 6 सेल कैसी हुई? हैप्लॉइड हुई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 1 सेल कैसी हुई? डिप्लॉइड हुई, जिसमें गुणसूत्र की संख्या डबल है। इट इज़ वेरी क्लियर। नाउ अब इसमें न्यूक्लियस कितने हुए, केंद्रक कितने हुए? यू कैन इजीली काउंट हियर हाउ मेनी न्यूक्लियस इन दिस एम्ब्रियो सेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस हो गए। 8 केंद्रकीय संरचना है भाई। सो ये जो संरचना है आखिरी, उसी को हम लोग मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, जो किससे डेवलप होती है? एक गुरु बीजाणु जो रह जाता है उससे डेवलप होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है ये कि 7 सेलर एंड 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम आगे इन सभी का रोल क्या होगा वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका ये टॉपिक पूरा हो जाता है। आप लोगों को मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात। और फिर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जो टीम है हमारी वर्सी स्कूल की, लगातार प्रयास कर रही है ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। माई स्मार्ट स्कूल जो यूट्यूब चैनल बनाए हैं आप ही के लिए बनाए हैं, और आप सभी लोग इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करें। हम पूरी टीम सुबह से आने के बाद यही काम करती है, और इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें हम लोग, ताकि हम लोगों को, हमें भी एनर्जी मिले और मैक्सिमम वीडियोस बना करके आपके सामने अपलोड कर सके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।